जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग पुनः जो पहले से क्यूज करते आ रहे थे हम लोग उसी तरह से फिलहाल करेंगे, क्योंकि अभी जो गर्मी का सीजन है इसमें लाइट का बहुत सारा प्रॉब्लम जो ये रेलवे कॉलोनी में हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या सोचे हैं कि जब तक आपका बढ़िया से आपका लाइट का व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक हम लोग जो है कि इसी तरह से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो हम लोग क्यूज करेंगे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बस आप शांतिपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा, और जो अच्छा क्वेश्चन आपसे हम करने का प्रयास करेंगे और आप लोग नोट डाउन करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के इस मिक्स सेशन को हम लोग करेंगे। इसमें आपको जो है कि आपको साइंस रहेगा, साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपको जो है कि जीके जीएस रहेगा, यानी सब मिला के हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायर में याद रखिएगा, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा आपको करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। क्या याद रखना है? नाइट्रोजन। देखिएगा कुछ दिन पहले इसका आंसर जो है कि हीलियम लिया जाता था, लेकिन आपको हीलियम याद नहीं रखना है। अगर ऑप्शन में हीलियम और नाइट्रोजन दोनों है तो आपको नाइट्रोजन आंसर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन आंसर करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे वायुयान के टायर में तो याद रखिएगा आप लोग आंसर मारिएगा क्या? तो नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का खोज जो किया है वो रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। वहीं भी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है? तो वह होता है आपका 7। कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ओ से ऑक्सीजन, ओ से 8। समझ में आ गया? वहीं अगर बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम एक प्रकार का अक्र गैस है। हीलियम एक प्रकार का अक्र गैस है, याद रखिएगा। और हीलियम का खोज जो किया है वह लोकेयर ने किया है। किसने किया है? लोकेयर ने किया है। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। आपको समझिए कि आपको बोर्ड पे जो फायदा हो रहा था और जो वहां पर हो रहा था वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप मेरा भी आपको मजबूरी समझना होगा। बस आप लगातार बनकर रहिएगा, देखिएगा कितना अधिक से अधिक आपको जो फायदा हो रहा है वो आपको हम समझिए ड्यूटी का टाइम निकाल के आपके पास हम उपस्थित होते हैं और आपके हम सपनों को साकार करने के लिए हम अपना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल बताइएगा कि गैस के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा गैस के गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। गैस के गुब्बारों में याद रखिएगा हीलियम गैस। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गैस के गुब्बारों में जो है कि हीलियम के जगह हाइड्रोजन गैस को भरना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वह हीलियम से हल्की गैस होती है। लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन जो होता है उसका जो विस्फोटक क्षमता होता है, उसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा होती है वह आपका हीलियम से अधिक होता है हाइड्रोजन में, इसीलिए हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया है। किसने किया है? कैवेंडिश ने किया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, अश्रु गैस किसे कहते हैं? तो अश्रु गैस जो कहते हैं वह अमोनिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं अश्रु गैस। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अमोनिया गैस को जो बनाते हैं वह हाइबर विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं? हाइबर विधि से बनाते हैं। वहीं क्लोरीन गैस जो बनाते हैं वह डीकन विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं? डीकन विधि से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है क्लोरोपिक्रीन। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन। आगे बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है D2O। क्या होता है? D2O। और भारी जल का जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है वह 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल जो है आप लोगों के बीच कि भारी जल में हाइड्रोजन का कौन सा परमाणु होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम परमाणु होता है। कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम परमाणु होता है। याद रखिएगा। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है।
तीन में से याद रखिएगा, एक आपका क्या होता है, एक आपका प्रोटियम होता है, एक आपका ड्यूटेरियम होता है और एक आपका ट्राइट्रियम होता है। क्या होता है? ट्राइट्रियम होता है, यानी 1H1 1H2 1S3 और 1S3 यानी ट्राइट्रियम जो होता है वह एकमात्र ऐसा समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का जो कि रेडियो सक्रियता को दिखाता है। किसको दिखाता है? रेडियो सक्रियता को दिखाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, भारी जल का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो भारी जल का खोज यूरे एवं बास्बोर्न ने किया है, यूरे एवं बास्बोर्न ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखिएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, आरओ प्रक्रिया के द्वारा। सुनिएगा, आप लोग देखते होंगे जब आप पटना भागलपुर में रहते होंगे तो आप लोग आरओ जल पीते होंगे, आप लोग आरओ जल पीते होंगे। तो आरओ जल जो पीते होंगे उसमें से आप लोग को पता है आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, याद रखिएगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, विपरीत परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत परासरण। और आप लोग को बता दें कि भारी जल में आपका अच्छा से झाग नहीं बनता है, याद रखिएगा। और साधारण जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 के बराबर होता है। या फिर वर्षा का जल जो होता है वह शुद्ध जल होता है और उसका पीएच मान भी कितना होता है? तो याद रखिएगा, 7 के बराबर। लेकिन वर्षा का जल का पीएच मान जब आपका 5.6 से कम हो जाता है तब उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं मुंह का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो दांत का क्षरण शुरू हो जाता है। वहीं दांत का जो आपका खराब होना शुरू होता है वह फ्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण होता है, याद रखिएगा। वहीं जो आप लोग को पता है कि बच्चा सबको जो सलाह दिया जाता है, बच्चा लोग को जो सलाह दिया जाता है कि आप लोग चॉकलेट कम खाए, तो चॉकलेट में निकेल जो होता है उसी के कारण दांत खराब हो जाता है, बच्चा का गल जाता है। तो याद रखिएगा, दांत जो आपका निकेल के कारण गलता है वह चॉकलेट खाने से, याद रखिएगा। और निकेल का एक प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा, मिलेराइट। निकेल का एक प्रमुख अयस्क का नाम है मिलेराइट। क्या नाम है? मिलेराइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करता है? तो याद रखिएगा, स्कंदन विधि के द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिटकरी गंदे पानी को जो शुद्ध करता है किस विधि के द्वारा? तो याद रखिएगा, स्कंदन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? स्कंदन विधि के द्वारा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारी जल किसका उदाहरण है? तो भारी जल जो है वह मंदक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मंदक का उदाहरण है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारी जल का प्रयोग जो होता है वह मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में होता है। वहीं आप लोग को बता दें कि भारी उद्योग में जो नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, भारी उद्योग में जो नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें कैडमियम या बोरोन के छड़ का प्रयोग करते हैं। कैडमियम या बोरोन के छड़ का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वह आपका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, यानी पानी का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो अधिक होता है, इसीलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा, सार्वत्रिक विलायक के नाम से हम लोग पानी को जानते हैं या जल को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्वार्टज का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है SiO2 यानी कि सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है, याद रखिएगा, क्वार्टज का रासायनिक नाम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, निर्वलीकरण द्वारा। किसके द्वारा? निर्वलीकरण प्रक्रिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो टेफ्लॉन में फो आ रहा है। टेफ्लॉन में क्या आ रहा है? फो आ रहा है, इसीलिए फ्लोरोकार्बन का। किसका है? फ्लोरोकार्बन का। और टेफ्लॉन का ही परत चढ़ा होता है नॉन स्टिक बर्तन पर। सुनिएगा, नॉन स्टिक बर्तन पर जो परत चढ़ी हुई होती है वह किसका परत? तो याद रखिएगा आप लोग, नॉन स्टिक बर्तन पर जो रहता है वह टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। वहीं बर्तनों के कलाई करने में अमोनियम
क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का है मात्र 0.03% और सबसे अधिक किसका है? नाइट्रोजन का 78% और ऑक्सीजन का है 21%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। और हमारे भूपर्पटी या क्रस्ट में पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो आप लोग तत्व में से मारिएगा ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। वहीं अगर पूछेगा हमारे भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में आपका धातु तत्व कौन सा है, तो धातु में मारिएगा एल्युमिनियम। कितना परसेंट? तो याद रखिएगा 8.13%। वहीं हमारे भूपर्पटी में पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा में अर्धचालक तत्व कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन होता है 27.72%। 27.72% आप लोग याद रखिएगा, उससे कोई जो है कि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिश्रित होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। जैसे आप लोग को पता है जहां पर बंद कमरा है वहां पर जो शुद्ध वातावरण बनाने के लिए हम लोग करते हैं, वहां पर भी आपका हीलियम का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ, और गोताखोर भी ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया। आगे बढ़ते हैं, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Pb3O4। Pb3O4 और सीसा का जो एक अयस्क का नाम है बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा गैलेना जो अयस्क है वह सीसा का है। और याद रखिएगा पारा का जो अयस्क का नाम है वह क्या है? तो याद रखिएगा सिनेबार। पारा का अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार। और पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। आप लोग याद रखिएगा। और ग्रेफाइट जो अपर रूप है वह किसका है? तो याद रखिएगा कार्बन का अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और उसके बाद फिर ग्रेफिन, ये सब किसका है? कार्बन का अपर रूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप लोग को बता दें कि कार्बन की गुणवत्ता के आधार पर आपको जो है कि कार्बन के गुणवत्ता के आधार पर कोयले को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। 4 भाग में से आप लोग को बता देते हैं, आपको निम्न कोटि से उच्च कोटि के कोयला के तरफ बताते हैं। याद रखिएगा ट्रिक, पोमदिका, लोमदिका, पीली बीए यानी प से हो गया पिट कोयला, ल से हो गया लिग्नाइट कोयला, पीली हो गया बी से हो गया बिटुमिनस कोयला, और ए से हो गया एंथ्रासाइट, सबसे उच्च कोटि का कोयला। याद रखिएगा। और एंथ्रासाइट का सबसे अधिक उत्पादन जो करती है भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कि आपको ये आपका एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन होता है। वहीं भारत के अंदर में लिग्नाइट कोयला का जो सबसे अधिक उत्पादन करती है वह तमिलनाडु करती है। कौन करती है? तमिलनाडु। और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। वहीं मुलायम कोयला को हम लोग बिटुमिनस कोयला कहते हैं, यानी कि मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस कोयला को जानते हैं। और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वह पिट कोयला होता है। कौन सा कोयला होता है? पिट कोयला होता है। और कोयला जो मिलता है वह आपका अपसादी चट्टान में मिलता है। कोयला जो मिलता है किस चट्टान में? अपसादी चट्टान में। और अपसादी चट्टान को जो है कि परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि कोयला जो है उसे हम लोग उद्योग की रोटी के नाम से भी जानते हैं। कोयला को उद्योग की रोटी के नाम से भी जानते हैं। और कोयला से संबंधित जो क्रांति है वह काली क्रांति है। कौन सी क्रांति है? काली क्रांति है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और खाकी क्रांति का संबंध जो है, खाकी क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो याद रखिएगा खाकी क्रांति का संबंध जो है वह चमड़ा उद्योग से है। किससे है? चमड़ा उद्योग से है। आप लोग याद रखिएगा।
तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायता करता है। और खट्टे फलों में भी कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। और हमारे मूत्र में भी कौन सा विटामिन मिलता है? तो याद रखिएगा, जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें भी विटामिन सी का स्राव होता है। और याद रखिएगा, खाना बनाते समय या गर्म करने पर जो नष्ट होता है वह विटामिन सी नष्ट होता है। समझ में आ गया? और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड है। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, किलोसिस नामक जो रोग होता है वह विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस नाम का रोग। आप लोग याद रख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन अगर पूछे कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का होता है थायमिन। और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का होता है निकोटीन या निकोटोमाइसिन भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये इसी को नियासिन के नाम से भी जानते हैं। वहीं विटामिन B5 को पेंटोथोनिक अम्ल, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 को हम लोग फॉलिक अम्ल समूह का भी बोल सकते हैं। या फिर विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। और विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। और विटामिन B11 को भी आप फॉलिक एसिड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकावालामिन। क्या होता है? साइनोकावालामिन। वहीं विटामिन K का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? फिनोक्विनोन। विटामिन K का क्या होता है? फिनोक्विनोन। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो B और C होता है। कौन कौन होता है? B और C होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या होता है? टेकोफेरॉल। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। कौन होता है? विटामिन के होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि रक्त को थक्का बनाने में आपका जो है कि फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन भी काम करता है। या फिर याद रखेगा, कैल्शियम भी खून को जमा करने में सहायक करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो याद रखिएगा विटामिन ई। क्या याद रखिएगा? विटामिन ई याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन में संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से विटामिन ए को जानते हैं, क्योंकि विटामिन ए अगर आपके शरीर में अधिक मात्रा में है तो विभिन्न प्रकार के रोग से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। और उसी तरह से हमारे शरीर में होता है WBC। क्या होता है? WBC। और WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका जो WBC होता है वह भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के रूप में काम करते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है? तो अनाज का जो छिलका होता है, जैसे आप ले सकते हैं ये धान का जो रहता है छिलका, तो अनाज के छिलके में मुख्यतः जो रहता है विटामिन B1 रहता है। क्या रहता है? विटामिन B1 रहता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक करता है? तो याद रखिएगा केराटिन। क्या याद रखिएगा? केराटिन याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में याद रखिएगा ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन, मांस में मायोसिन। मांस में मायोसिन, हड्डी में ओसिन, क्योंकि ओ से हो गया ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थि, तो अस्थि में ओसिन और आपका मांसपेशी में जो हो जाएगा मायोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायोसिन हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थि होती है? तो सबसे अधिक अस्थि जो होती है हाथ में। किस में होती है? हाथ में होती है। याद रखिएगा। और हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र में जो पुनरुद्भवन नहीं होता है, यानी इसमें दोबारा आपका जो रहता है कोशिका विभाजन नहीं होता है। जितना सा तंत्रिका तंत्र है उतने सा तंत्रिका तंत्र रहता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। याद रखिएगा 20 दांत। कितना दांत? 20 दांत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जो होती है वह कौन सी होती है। तो याद रखिएगा जबड़े की पेशी। कौन सी पेशी? जबड़े की पेशी आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो पीछे का स्पीडी का क्वेश्चन किए हुए थे हम लोग उसे रिवीजन करते हैं, फिर आज आपको सिलेबस मिल जाएगा रात के 10 बजे। तो आप लोग आराम से इसे रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद फिर कल हम लोग जो है कि टॉपिक वाइज जो आपका लूसेंट सीरीज चल रहा था उसको हम लोग 30 मिनट के सेशन में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और जो साथ में आपको स्पीडी का भी एक पेज चला रहे हैं आप लोग उसे भी पढ़िएगा, क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन, अगर आप बिहार एसएससी में अगर जॉब पाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए जितना चीज आपको बता रहे हैं बस आप लगातार इतना चीज आप सुन लीजिए। अगर हूबहू 75 में अगर 60 क्वेश्चन नहीं आ गया तो फिर आप बात कीजिएगा। तो इसीलिए आप लोग लगातार बनकर तैयारी कीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला दिन का जो हम टॉपिक दिए थे उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और जहां पर आज हिमालय है वहां पर सेनोजोइक युग से पहले जो नाम बोल रहे हैं याद रखिएगा, हिमालय का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। और उससे पहले वहां पर टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, उसी में दबाव आने के कारण आज हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8848.86 मीटर है, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष जो मनाते हैं, क्या तारीख को मनाते हैं? तो माउंट एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 मई को। और 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो मनाते हैं वह 29 जून को मनाते हैं। और 29 मई को जो मनाते हैं याद रखिएगा 29 मई को हम लोग माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। वहीं याद रखिएगा हिमालय दिवस कब मनाते हैं? तो हिमालय दिवस जो हम लोग मनाते हैं 9 सितंबर को। कब मनाते हैं? 9 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा वारन हेस्टिंग को। 1773 अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग को आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, आप लोग याद रख लीजिएगा। और 1774 ईस्वी में ही भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया गया था, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन का नाम सुने होंगे। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने आपका औरंगजेब का से तुलना किया था लॉर्ड कर्जन को, याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन के काल में ही भारत में पहली बार आपका विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और याद रखिएगा बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। और डेट सहित याद रख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन बंगाल विभाजन के संदर्भ में। अगर क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किस तारीख को हुआ था डेट सहित, तो याद रखिएगा वह तारीख था आपका जो है कि 20 जुलाई 1905 को हुआ था आपका घोषणा। और याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को जो है कि क्या हुआ था, तो उस दिन आपका बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वहीं एक डेट याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ये 3 डेट आपको याद रहना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा किस तारीख को हुआ था, तो वह तारीख आप लगाइएगा 1905, लेकिन उसके साथ डेट लगाइएगा आप लोग क्या तारीख, तो याद रखिएगा वह डेट था आपका 20 जुलाई। उसके बाद आपका याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन या फिर आपका जो बंग भंग आंदोलन था उसका शुरुआत हुआ था। वहीं अगर बात करते हैं यह प्रभावित कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन को जब रद्द किया जा रहा था 1911 में लॉर्ड हार्डिंगदुर्त के द्वारा, तो उसे संबंधित एक समिति बना था, याद रखिएगा अरुंडेल समिति। कौन सी समिति? अरुंडेल समिति। यह क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा अरुंडेल समिति का संबंध किससे है, तो अरुंडेल
बुंदेल समिति का संबंध जो है वह आपका बंगाल विभाजन से है। किससे है? बंगाल विभाजन से है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पौधे में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेगा परासरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? परासरण प्रक्रिया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका एक क्वेश्चन है सितार का जादूगर किसे कहते हैं? सितार का जादूगर किसे कहते हैं? आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा सितार का जादूगर रहीम सेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? रहीम सेन को कहते हैं सितार का जादूगर। रहीम सेन को कहते हैं सितार का जादूगर। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सितार का अगर पूछेगा जनक किसको कहते हैं या सितार का आविष्कार किसने किया है, तो सितार का आविष्कार भले अमीर खुसरो ने किया हो, लेकिन याद रखेगा सितार का जादूगर किसे कहते हैं? तो सितार का जादूगर रहीम सेन को कहते हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। सितार का जादूगर रहीम सेन को और सितार का जो आविष्कार किया था या सितार का जो जनक कहते हैं वह अमीर खुसरो को कहते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो याद रखेगा चांदी और गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर भारत में लगभग कितने महीने तक रहा था? 19 महीना रहा था। कितना महीना रहा था? 19 महीना रहा था। याद रखिएगा। और वह कब आया था? तो 326 ईसा पूर्व में आया था। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि किस सिख गुरु ने अनुशासन पर बल दिया था? तो अनुशासन पर जो बल दिया था वह सिखों के तीसरे नंबर के गुरु थे, गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। याद रखिएगा सिखों के पहले नंबर के गुरु हुए हैं गुरु नानक, दूसरे नंबर के हुए हैं गुरु अंगद और तीसरे नंबर के हुए हैं गुरु अमरदास, चौथे नंबर के हुए हैं गुरु रामदास, पांचवें नंबर के कौन हुए हैं? तो याद रखिएगा पांचवें नंबर के हुए हैं अर्जुन देव और छठे नंबर के कौन हुए हैं? हरगोविंद। सातवें नंबर के कौन हुए हैं? सुखगुरु तो हर राय हुए हैं। आठवें नंबर के हरकिशन हुए हैं और नौवें नंबर के तेग बहादुर हुए हैं, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। वहीं सिखों के जो 10वें नंबर के गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। और याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे आपके फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो थे उनको आपके औरंगजेब ने चिनवा दिया था। याद रखिएगा लगभग 1704 और 5 ईस्वी में। तो उसके बाद जो है कि उन्हीं के नाम पर याद रखिएगा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उनके अवतरण दिवस या फिर उनके बोल सकते हैं उनको जो मतलब फांसी लगा था या जो उनको चिनवा दिया गया था या उनको जो मौत का घाट उतरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, उन्हीं के उपलक्ष्य में याद रखिएगा कि प्रत्येक आपके 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। वहीं एक और दिवस नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चालू किया है जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो याद रखिएगा कि आपका हैदराबाद जब आजाद हुआ था या फिर हैदराबाद को जब स्वतंत्रता मिला था, जब उनको भारत में मिलाया जा रहा था आपको ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, तो उसी के तहत याद रखिएगा वह डेट था 17 सितंबर। कौन सा डेट था? 17 सितंबर को याद रखिएगा हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा हुआ है। हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा कब हुआ है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा 17 सितंबर को। कब हुआ है? 17 सितंबर को हुआ है। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आपका सिंबलवाड़ा राष्ट्र उद्यान कहां स्थित है? तो सिंबलवाड़ा राष्ट्र उद्यान जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। कहां में है? हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि सभी प्रकार के एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सभी प्रकार के एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता जो मानते हैं मीथेन को मानते हैं। किसको मानते हैं? मीथेन को मानते हैं। और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। और याद रखिएगा मीथेन जो होता है वह दलदली क्षेत्र से निकलता है या फिर मीथेन जो होता है वह आपका जुगाली करने वाले पशु के मुंह से निकलता है या धान के खेत से भी निकलता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये सब आपको फेमस क्वेश्चन बताए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंतर्गत पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। आज आपको हम मिक्सअप क्वेश्चन करा रहे हैं, हम लोग कहीं से भी क्वेश्चन आज कर दे रहे हैं, लेकिन आपको जो टॉपिक मिलता है हम लोग सुपर संडे नहीं कर पाए थे, इसीलिए जो है कि आज हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सॉरी पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे, याद रखिएगा। और गोपाल जो थे वह एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अपने आप वो शासक नहीं बने थे। गोपाल भारत के अंदर में एक ऐसे शासक बनते हैं मध्यकालीन भारत के शुरुआती दौर में, तो याद रखिएगा लगभग यह आपका 712 ईस्वी से जब शुरू करते हैं हम लोग, आप लोग को पता है कि भारत पर जो पहला अरब आक्रमण हुआ था वह 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के काल में। लेकिन उनके बाद जो विभिन्न प्रकार के भारत के अंदर जो वंश का स्थापना होने लगा, तो उसमें से आपके बंगाल के अंदर में पहली बार याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति का चुनाव करके, आम जनता के द्वारा चुनाव करके या निर्वाचन पद्धति के तहत पहला शासक बनते हैं गोपाल, जो कि उन्होंने अपने पद ग्रहण किए और पाल वंश का स्थापना किया। किस वंश का? पाल वंश का स्थापना किया। और पाल वंश का स्थापना इन्होंने बंगाल में किया था, लेकिन अपनी राजधानी जो बनाया था वो मुंगेर को बनाया था। किसको बनाया था? मुंगेर को बनाया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी पाल वंश से पहले जो विभिन्न प्रकार के आपके भारत के अंदर में घटना घटित हो रहे थे वह एक प्रकार से अच्छा घटना था। लेकिन जब मध्यकालीन भारत को आप जब अच्छा से डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा 712 के बाद लगभग, तो आपको पता चलेगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं और वह जो है कि विभिन्न प्रकार का टैक्स या फिर विभिन्न प्रकार का शोषण करने का प्रयास किए हैं आम जनता का, याद रखिएगा। और तब तक यह सिर्फ चलता रहा जब तक कि इसमें अंग्रेज वगैरह भी आए, यूरोपीय कंपनी आए और अंततः शोषण होते रहा आपका 1947 ईस्वी तक। तो उसी में से याद रखिएगा पाल वंश ने जब गोपाल ने जब पाल वंश का स्थापना किया था, तो उससे पहले एक नियम चलता था। एक नियम क्या था आपको बता देते हैं। एक प्रणाली था जिसका नाम था मत्स्य न्याय प्रणाली। अगर आप थोड़ा डिटेल में जानकारी रखते होंगे इतिहास का तो आपको शायद यह चीज पता होगा। तो याद रखिएगा कि मत्स्य न्याय प्रणाली क्या था। तो मत्स्य न्याय प्रणाली के तहत ऐसी व्यवस्था थी भारत के अंदर में कि जो बड़े बड़े आपके राजा महाराजा हुआ करते थे वो अधिक से अधिक जो है कि विभिन्न प्रकार का टैक्स थोप देते थे सबसे निम्न वर्ग के लोगों में। क्योंकि आप लोग को पता है कि विश्व का एक ऐसा देश फ्रांस है, जहां में अगर वहां का अगर आम आदमी को अगर स्वतंत्रता मिलने का सबसे मुख्य कारण क्या था बता देते हैं कि फ्रांस एक ऐसा देश था, वहां पर एक वर्ग हुआ करते थे, सबसे निम्न वर्ग हुआ करते थे जिसको कहते हैं सबसे दलित वर्ग। वहां के व्यक्ति पर सभी प्रकार के राजा महाराजा ने मतलब सभी प्रकार का टैक्स थोप दिया था उसी के ऊपर। तो अंततः वह ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा अगर किसी चीज पे अगर कीजिएगा अन्याय तो वह फिर एक बहुत बड़ा विस्फोटक रूप ले लेता है। तो वही चीज हुआ था आपका फ्रांस के अंदर में, यानी एक समुदाय के ऊपर जो है कि विभिन्न प्रकार का टैक्स लगा दिया था। तो वही चीज था भारत के अंदर में लगभग। तो उसी प्रणाली को कहा जाता है मत्स्य न्याय प्रणाली। और याद रखिएगा भारत के अंदर में पहला शासक गोपाल बने जिन्होंने इस तरह के नियम को एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो याद रखिएगा मत्स्य न्याय प्रणाली को खत्म करने वाला शासक भारत का पहला कौन बना? तो पहला गोपाल बना। कौन बना? गोपाल बना। और भारत के अंदर में इन्होंने शांति एवं जो है कि विभिन्न प्रकार के समृद्धिशाली राज्य बनाने का काम किया, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बंगाल में जब पाल वंश का स्थापना गोपाल ने कर दिया, जब गोपाल का शासनकाल खत्म हुआ तो गोपाल के बाद इनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी के रूप में धर्मपाल बने। कौन बने? धर्मपाल, बहुत फेमस शासक। भारत के अंदर में जैसे धर्मपाल बने तो धर्मपाल जो थे वो एक प्रकार से बहुत मतलब योग्य शासक थे, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं उनका संबंध जो था कला और साहित्य में भी रुचि रखने से था। क्योंकि आपको पता है जब आप बिहार के अंदर में विभिन्न प्रकार का विश्वविद्यालय देखिएगा, क्योंकि बिहार जो था उस समय बंगाल का हिस्सा था, क्योंकि आप लोग को पता है बिहार बंगाल उड़ीसा ये सब एक प्रांत में था। तो बंगाल के अंदर में याद रखिएगा इन्होंने शासन करते हुए सबसे पहले इन्होंने भारत
भारत के बंगाल के अंदर में भागलपुर के आसपास एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। साथ ही याद रखिएगा इन्होंने आपका एक और विश्वविद्यालय का स्थापना किया जिसका नाम है सोमपुरा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय और आपका जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों का स्थापना जो किया है धर्मपाल ने किया है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि धर्मपाल ने एक ऐसा मतलब कि शिक्षा पर एक ऐसा कमांड बनाया कि इसके उपलक्ष्य में गुजरात के एक कवि थे जिसका नाम था शेड्डोल। क्या नाम था? शेड्डोल। गुजरात के एक कवि शेड्डोल ने आपके धर्मपाल को कहा कि यह उत्तरापथ का स्वामी है। उत्तरापथ का स्वामी, उत्तरापथ का मतलब हो गया उत्तर भारत। और आपको जब पूरा इतिहास देख लीजिएगा शुरू से उठा के अंतिम तक, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा बड़ा जो वंश का स्थापना या साम्राज्य का स्थापना हुआ है वह उत्तर भारत में हुआ है। दक्षिण भारत में कोई बड़ा आपका साम्राज्य का स्थापना नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर ज्यादा आपका राजा महाराजा शासन करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वहां का मिट्टी वगैरह ज्यादा उपजाऊ नहीं था। जब वहां का मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं था तो वो आपको ज्यादा टैक्स नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वहां पर ज्यादा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन उत्तर भारत का एक ऐसा क्षेत्र है, अभी भी देखिए आप, उत्तर प्रदेश का जो आपका गंगा यमुना का जो द्वाब क्षेत्र है आपका ब्रह्मपुत्र का, वह एक बहुत ही आपका उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र रहा है। क्योंकि आप लोग को पता है कि वहां पर हर एक साल आपके गंगा नदी मतलब मिट्टी को अपने साथ लेके आते हैं और एक प्रकार से जो है कि विभिन्न प्रकार के उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और वह जब वहां पर उपजाऊ अधिक होगा तो अधिक प्रकार से वहां पर टैक्स भी सरकार को मिलेगा। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार के शासक जो आते थे वह आपका उत्तर भारत में जो है कि साम्राज्य स्थापित करने का जो है कि निर्णय करते थे। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा गुजराती कवि शेड्डोल, गुजराती कवि का नाम था शेड्डोल, जिन्होंने आपका उत्तरापथ का स्वामी या उत्तरापथ का जो राजकुमार कहा है वह धर्मपाल को कहा है। किसको कहा है? धर्मपाल को। और आपको यह गारंटी देते हैं कि यह सब क्वेश्चन आप जो है कि हाई लेवल के एग्जाम में देख सकते हैं। आपको जो इधर वनडे एग्जाम रहेगा, आपको जो है कि इधर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। और दिन ब दिन जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, उस लेवल को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में जो आपके धर्मपाल शासक हुए, धर्मपाल सिर्फ 2 शासक से हारे थे। कितने शासक से हारे थे? सिर्फ 2 शासक से हारे थे। और पहला शासक था आपका प्रतिहार शासक जिसका नाम था वत्सराज। प्रतिहार शासक जिसका नाम था वत्सराज, इससे हारे थे। और दूसरा शासक था आपका राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। ध्रुव नाम का भी शासक हुआ है भारतीय इतिहास में, जो कि राष्ट्रकूट वंश के अंदर हुए थे। तो ये सब जो आपके शासक हुए हैं ये सब बहुत बेहतरीन शासक हुए हैं। ये सब के बारे में आप क्वेश्चन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मुगल काल के अंतर्गत रुपये की सर्वाधिक ढलाई, मुगल काल के अंतर्गत रुपये की सर्वाधिक ढलाई जो हुई है वह कौन से आपके शासक के समय हुआ है? तो याद रखेगा औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। और याद रखिएगा औरंगजेब ही एक ऐसे शासक हुए हैं जिसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति काम करते थे। सबसे अधिक हिंदू सेनापति जो काम करते थे वह औरंगजेब के शासनकाल में करते थे। याद रखिएगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। और यह क्वेश्चन का जो हम लेवल कर रहे हैं, आपको जो 2 4 10 क्वेश्चन जो हाई लेवल का बताते हैं, यह हाई लेवल का क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछेगा या फिर आपको बिहार एसआई का जब एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर पूछा जाएगा। और आप जो बिहार सीजीएल 4 में बैठने वाले हैं, यानी हाई लेवल के एग्जाम में पूछने का ये सब होगा। लेकिन और जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सब लेवल में, एनटीपीसी हो गया, ये सब लेवल में आपसे पूछेगा। बस आप तैयारी कीजिए मेरे साथ। और आपको गारंटी देते हैं, भले 1-2 दिन गैपिंग हो जाता है हमसे, लेकिन जो मेरा कंटेंट रहता है, जो मेरा बताने का तौर तरीका रहता है, वह सबसे बेस्ट है, यह मेरा मानना है। और हकीकत बात बताते हैं, अगर आप हमको अच्छी तरीका से फॉलो कीजिएगा ना, तो ये देखिएगा एग्जाम का औकात नहीं है कि वह
जीके जीएस हमसे बाहर हो जाएगा। भले मान लीजिए 100% में 100% नहीं लड़वा सकते हैं, लेकिन 80% जरूर लड़वा सकते हैं। हुबहू क्वेश्चन अगर आप हमको शुरू से अगर फॉलो करते हुए आइएगा तो 100 क्वेश्चन में से आपका 100% में 80% आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड है एक क्या? NABARD, नाबार्ड है एक क्या? तो याद रखिएगा, नाबार्ड है एक क्या? तो एक वित्त संस्था है। क्या है? वित्त संस्था। ऑप्शन में बैंक भी रहेगा, आपको बैंक नहीं मारना है, क्योंकि कि सबका मानसिकता रहता है अरे यार नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि को देता है ऋण, जो कृषि क्षेत्र में ऋण देता है, लेकिन नहीं, नाबार्ड एक प्रकार का वित्त संस्था है। आपको बैंक में टिक आउट नहीं करना है, नाबार्ड एक प्रकार का वित्त संस्था है, आप लोग याद रख लीजिएगा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नाबार्ड का स्थापना आपका छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था 1982 में 12 जुलाई के दिन हुआ था। और नाबार्ड का स्थापना शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। किस कमेटी की सिफारिश पर? शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया था और इसमें पहली बार संशोधन 1988 में हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अक्सर ही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जाता है। वन हो गया, जल संरक्षण अधिनियम हो गया, वायु संरक्षण अधिनियम हो गया, ये सब क्वेश्चन अक्सर रेलवे पूछता है। तो सुनिएगा, भारत के अंदर में वन संरक्षण अधिनियम में जो पहली बार जो संशोधन हुआ था वह 1988 में हुआ था। वहीं भारत के अंदर में पहली बार जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया। वहीं भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वहीं भारत के अंदर में अगर पूछेगा आपका जो है कि आपका वायु संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया। वहीं अगर पूछेगा जल संरक्षण अधिनियम कब आया, तो जल 1974 में आया। और 1974 में ही पहली बार भारत में आपका विश्व वन दिवस मनाया गया। वन या फिर पर्यावरण बोल सकते हैं, पर्यावरण दिवस जो पहली बार आपका मनाया जाता है 5 जून को, वह 1974 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1974 में। और वानिकी दिवस जो मनाते हैं हम लोग क्या तारीख को? 21 मार्च को। राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च को, और वन दिवस या पर्यावरण दिवस बोल सकते हैं 5 जून को। और याद रखिएगा एगो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को। अच्छा कंटेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस शहर में, बिहार के किस शहर में, बिहार के किस शहर में आलू विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? तो आलू विकास एवं शोध संस्थान जो स्थित है वह आपका बिहार शरीफ में है। कहाँ में है? बिहार शरीफ में। देखिएगा, अगर देखते हैं भारत में आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, क्योंकि आलू और शिमला का सब्जी हम लोग मिला के बनाते हैं, एक नंबर टेस्ट मजा आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर इसे काहे आपको बोले आलू और शिमला, क्योंकि आपका कंटेंट क्लू हो जाएगा, क्योंकि आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। कहां में है? शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और याद रखिएगा कि बिहार के अंदर में आलू विकास और शोध संस्थान पूछेगा तो बिहार शरीफ मारिएगा। क्या मारिएगा? बिहार शरीफ मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? एरो जो इस तरह से होता है इसे करके, तो कीबोर्ड में कुल 4 एरो बटन होते हैं। कितने एरो बटन? कुल 4 एरो बटन होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि उत्तर भारत के किस प्रथम संत ने हिंदी में संदेश दिया था? तो याद रखिएगा रामानंद ने दिया था। किसने दिया था? रामानंद ने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एक राट और एक छत्र, एक राट और एक छत्र की उपाधि किस आपके जैन ग्रंथ या फिर किस व्यक्ति या किस शासक ने ग्रहण किया था? तो याद रखिएगा महापद्म नंद ने। आप लोग को बता देते हैं नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक जो था वह महापद्म नंद था। महापद्म नंद हो गया नंदवंश का संस्थापक। और एक और जो नंद करके बोलेंगे ना, वो अंतिम शासक, याद रख लीजिएगा। महापद्म नंद नंदवंश का संस्थापक, और नंदवंश का जो अंतिम शासक हुआ है वह घनानंद हुआ है। कौन हुआ है? घनानंद हुआ है। और इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर जो है कि आपका मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश का स्थापना किया। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को, घनानंद को हराने के लिए सबसे अधिक सपोर्ट जो किया था वह किसने किया था? तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त कौटिल्य, या फिर आपका किसने किया था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य। और एक और नाम क्या बोलते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा क्या? चाणक्य। हाँ, चाणक्य, विष्णुगुप्त या
कौटिल्य ने जो मदद किया था वह चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था आपको जो है कि वंश का स्थापना करने में या फिर घनानंद को हराने में। और कौटिल्य ने एक पुस्तक का रचना किया था जिसका नाम क्या है, तो आप लोग को बता दे, अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक जो है वो उसका रचना कौटिल्य ने किया है। और अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह किससे है, तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। किससे है, राजनीति से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आलू यष्टू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आलू यष्टू जो है वह नागालैंड का लोक नृत्य है। कहां का लोक नृत्य है, नागालैंड का लोक नृत्य है, याद रखिएगा आलू नष्टू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट की गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है, तो हवा के कारण अशांति के जो है तभी हम जो है कि क्रिकेट के में जो है कि बॉल को स्विंग करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/16 सेकंड तक। 1/16 सेकंड तक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, इथिलीन की आकृति कैसी होती है, तो इथिलीन की आकृति चतुष्फल की होती है। कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मरणोपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, जब आदमी लोग डेट कर जाता है तो उसके शरीर को हम लोग पोस्टमार्टम करवाते हैं या जांच करवाते हैं तो उसको ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, यह कथन किसका है, तो यह कथन लाला लाजपत राय का है। किसका है, लाला लाजपत राय का है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसा समूह है जो वर्ष में सिर्फ एक बार मेढक के तरह टर्राता है और फिर शांत हो जाता है। तो याद रखिएगा, मेढक के तरह टर्राने वाला बोला है कौन, तो याद रखिएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। और लाला लाजपत राय ने शिक्षित लोगों का एक मेला कहा है। क्या कहा है, शिक्षित लोगों का एक मेला कहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भगवती चरण बोहरा है। कौन है, भगवती चरण बोहरा है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सुविधा पोर्टल चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, चुनाव आयोग ने, कि भाई आम जनता को वोट देने के लिए जो है कि आपका सुविधा हो, क्या हो, सुविधा हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संस्कृत विद्यालय का स्थापना जोनाथन डंकन ने कब किया था, तो संस्कृत विद्यालय का स्थापना जोनाथन डंकन ने 1782 में किया है। कब किया है, 1782 में किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किस प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता ने किया था, तो हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध जो किया था वह आपका सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने किया था। और यही सी राजगोपालाचारी जो था यह आपके स्वतंत्र भारत के जो है कि आपके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को भिखारियों का जो राजा कहा था वह मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मदन मोहन मालवीय ने आपका महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, स्ववाक्य रोमदी का सवारी किस राज्य का लोक नृत्य है, उड़ीसा का। कहां का है, उड़ीसा का है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जो है कि अधिक से अधिक जो है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। और कल से हम लोग जो है कि आपको जो करंट अफेयर चल रहा था उसको अनवरत रखेंगे। और फिर जो आपका इधर आपका जो हम लूसेंट सीरीज चला रहे हैं उसे भी कंटिन्यू रखेंगे। और साथ में आपका जो है कि साइंस है इसको भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आपको मेन टारगेट अभी है मेरा बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और आगे जो सीजीएल 4 वैकेंसी आने वाला है उसको टारगेट करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो है आपका क्या कहते हैं एनटीपीसी वगैरह, आरपीएफ वगैरह या एलपी टेक्नीशियन, हम लोग इस सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपना कंटेंट को इंप्रूव कर रहे हैं। बस आपको पता चल गया होगा कि मेरे अंदर कितना मतलब कंटेंट है या किस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं, आपको हकीकत का पता चल गया होगा। नहीं तो देखिएगा कम से कम जो रेगुलर 400-500 बच्चा मेरा
मेरा वीडियो देखते हैं कम से कम 200 का जरूर सिलेक्शन होगा इस साल में। देखिएगा जनवरी फरवरी तक में 200 का कम से कम सिलेक्शन होगा पक्का। बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए बस, क्योंकि आपसे हम तो नजदीक में नहीं है, आपसे दूर हैं, बस आप मेरे बात पर भरोसा कीजिए। देखिएगा आपको बिहार एसएससी में कितना बच्चा निकलिएगा, सबसे अधिक बच्चा बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, और फिर आपका जो रहेगा सीजीएल 4 वगैरह और एनटीपीसी, बहुत दबदबा रहेगा। बस आप खाली मेहनत कर लीजिए, हमें पता है कहां से क्वेश्चन आता है नहीं आता है। तो चलिए आज के सेशन को फिलहाल हम आज एक ही वीडियो में समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।